महिला आरक्षण को लेकर इतनी हायतौबा क्यों मची हुई है? सबसे बड़ा सवाल है कि आज संसद में इस बिल को लेकर क्या होने वाला है और क्या कहीं ये बिल संसद में अटक तो नहीं जाएगा। सरकार और विपक्ष का इसको लेकर क्या कहना है और क्या नया और पुराना आरक्षण बिल सेम है? अगर नहीं तो इसमें अलग क्या है? दरअसल भारतीय राजनीति में वुमेन रिजर्वेशन यानी महिला आरक्षण का मुद्दा कोई नया नहीं है, बल्कि ये कई दशकों से डिबेट, डिस्कशन और पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा रहा है। इंडिया जैसे बड़े लोकतंत्र में जहां आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं हैं, वहीं पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में उनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रही है। इसी जेंडर गैप को कम करने के लिए वुमेन रिजर्वेशन बिल की जरूरत महसूस की गई। अगर हम हिस्ट्री पर नजर डालें तो सबसे पहली बार यह बिल 1996 में पेश किया गया था, जिसे 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहा गया। इसका मकसद साफ था, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में 33% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व करना। लेकिन उस दौर में कोलिशन गवर्नमेंट्स का समय था, पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना मुश्किल था और यही वजह रही कि यह बिल बार बार इंट्रोड्यूस तो हुआ लेकिन पास नहीं हुआ। साल 2010 में एक बड़ा कदम जरूर उठा। यह बिल राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन लोकसभा में इसे अप्रूवल नहीं मिल सका। इसके पीछे कई तरह के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का कहना था कि इसमें ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग कोटा होना चाहिए, वरना इसका फायदा सिर्फ कुछ वर्गों तक सीमित रह जाएगा। वहीं कुछ नेताओं का मानना था कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद वुमेन कैंडिडेट्स को टिकट्स दें, रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं। सीट रोटेशन को लेकर भी काफी अपोजिशन हुआ, क्योंकि हर चुनाव में सीट बदलने से लीडर्स का अपने निर्वाचन क्षेत्र से कनेक्शन कमजोर पड़ सकता है। इसी बीच इंडिया में लोकल गवर्नेंस लेवल यानी पंचायत और म्युनिसिपल बॉडीज में वुमेन रिजर्वेशन पहले से लागू है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के तहत 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व की गई थी, जिसे कई राज्यों ने बढ़ाकर 50% तक कर दिया। इसका इंपैक्ट काफी पॉजिटिव रहा। लाखों महिलाएं राजनीति में आई, उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन जैसे मुद्दों पर काम किया। यही ग्रास रूट्स एक्सपीरियंस बाद में नेशनल लेवल रिजर्वेशन की डिमांड को मजबूत करता है। अब बात करते हैं नए बिल की, जिसे 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया गया। यह बिल पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में लाया गया और इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कर दिया गया। इस बार पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अलग था। स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी गवर्नमेंट, बढ़ती सोशल अवेयरनेस और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बढ़ती संवेदनशीलता ने इस बिल को व्यापक समर्थन दिया। इस नए कानून में भी 33% रिजर्वेशन का प्रावधान है, जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज दोनों पर लागू होगा। इसमें एससी और एसटी महिलाओं को भी रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। रिजर्वेशन की अवधि 15 साल तक की गई है, जिसे जरूरत पड़ने पर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लेकिन ओल्ड और न्यू बिल के बीच सबसे बड़ा फर्क इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस में है। नया बिल तुरंत लागू नहीं होगा। इसके लिए पहले नेशनल सेंसस होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन यानी निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। डिलिमिटेशन के बाद सीट्स की संख्या भी बढ़ सकती है और उसी के बाद रिजर्वेशन लागू होगा। यही डिले इस बिल की सबसे बड़ी आलोचना बनकर सामने आया, क्योंकि अभी यह क्लियर नहीं है कि सेंसस और डिलिमिटेशन कब होगी। एक और अहम मुद्दा, सीट रोटेशन। नए बिल में यह प्रावधान है कि हर चुनाव में रिजर्व्ड सीट्स बदलेंगी। इसका फायदा यह है कि अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं को मौका मिलेगा, लेकिन इसका नुकसान यह हो सकता है कि लीडर्स को लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स पर काम करने में दिक्कत आए, क्योंकि उन्हें हर बार नई कॉन्स्टिट्यूएंसी मिल सकती है। इसके अलावा ओबीसी वुमेन रिजर्वेशन का मुद्दा अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। इसके कई पॉलिटिकल ग्रुप्स और सोशल एक्टिविस्ट्स की मांग है कि जब तक ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा नहीं होगा, तब तक रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह समावेशी नहीं माना जा सकता। फिर एक प्रैक्टिकल चैलेंज भी है, सिर्फ सीट रिजर्व कर देना काफी नहीं। पॉलिटिकल ट्रेनिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट और पार्टी सपोर्ट भी उतना ही जरूरी है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज की महिलाओं को डिसीजन मेकिंग रोल में आगे नहीं बढ़ाएंगी, तो रिजर्वेशन का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखें तो कई देशों ने वुमेन
रिप्रेजेंटेशन में काफी प्रगति की है। रवांडा में पार्लियामेंट में महिलाओं की हिस्सेदारी 60 से ज्यादा है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में भी वुमेन कोटा सिस्टम मौजूद है। इस नजरिए से देखें तो इंडिया का यह कदम ग्लोबल ट्रेंड के अनुरूप है। इस बिल का इंपैक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सोशल इंपैक्ट भी गहरा होगा। जब ज्यादा महिलाएं पार्लियामेंट और असेंबलीज में पहुंचेंगी तो पॉलिसी मेकिंग में उनकी आवाज मजबूत होगी। इससे एजुकेशन, हेल्थ केयर, वुमेन सेफ्टी और सोशल वेलफेयर पॉलिसी पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा। साथ ही यह आने वाली पीढ़ियों की लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा कि वो भी लीडरशिप रोल में आ सकती हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के लोकतंत्र में एक हिस्टोरिक स्टेप है। इसका उद्देश्य सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना नहीं, बल्कि एक समावेशी और बैलेंस्ड डेमोक्रेसी बनाना है। हालांकि इसके सामने कुछ चैलेंजेस और क्वेश्चंस जरूर हैं, लेकिन अगर इसे सही तरीके से और समय पर लागू किया गया तो ये इंडियन पॉलिटिक्स का चेहरा बदल सकता है, और यह बदलाव निश्चित रूप से सकारात्मक और प्रोग्रेसिव होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।